अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। समुद्री तूफान बिपरजॉय शिद्दत में कमी के साथ पाकिस्तान से 400 किलोमीटर से भी कम के फासले पर है और तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तूफान की शिद्दत में मामूली कमी ज़रूर आई है, मगर ख़तरा अभी टला नहीं है। हुकूमत हिफाजती इंतजामात में मसरूफ़ है और लोगों से भी एहतियात करने और साहिली इलाकों से नकल मकानी करने की अपील कर रही है। कराची, ठट्टा और बदीन के साहिली इलाकों में बिपरजॉय के असरात देखे जा रहे हैं। कराची में मतला बरालूद है, तेज़ हवाएं चल रही हैं। समुद्री तूफान की तबाही और जानी नुकसान से बचने के लिए सिविल इंतजामिया और फौज इंतजामात कर रहे हैं। ठट्टा, बदीन और सजावल समेत साहिली पट्टी से इनखला तेज कर दिया गया है। तूफान की आमद से पहले 90,000 अफराद का इनखला करने का टारगेट है, जिसके बाइस केटी बंदर शहर खाली कराया जा रहा है, जबकि बदीन और सजावल से भी मुतासरीन की रिलीफ कैंपों में मुंतकली की जा रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि साहिली इलाकों में 40,800 में से 8,800 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ठट्टा, सजावल, बदीन, थरपारकर और उमरकोट में आज से 17 जून तक बारिश मुतवक्के है, जबकि हवाओं की रफ्तार 80 से 100 और कभी 120 किलोमीटर फी घंटा तक रह सकती है। तेज़ हवाएं कमज़ोर इमारतों और कच्चे मकानात को नुकसान पहुंचा सकती हैं, जबकि केटी बंदर और अतराफ में लहरें 8 से 12 फीट बुलंद हो सकती हैं। इसके अलावा हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, टंडो लयार और मीरपुर खास में 14 से 16 जून के दरमियान आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों का इम्कान है, जबकि हब और लसबेला में भी 14 से 16 जून तक गर्द आलूद हवाओं और तेज़ बारिशों का इम्कान है। हुक्काम का कहना है कि अगर तूफान ने अपना रास्ता बदला तो कराची समेत सिंध की पूरी साहिली पट्टी मुतासिर होने का खदशा है और साहिली इलाकों में 300 से 400 मिलीमीटर तक तेज़ बारिशों का भी इम्कान है। कोर कमांडर कराची ने समुद्री तूफान से मुताल्लिक रात गए बदीन में हंगामी इजलास बुलाया, जिसमें डीजी रेंजर सिंध समेत फौजी और सिविल इदारों के जिम्मेदारान ने शिरकत की। दूसरी तरफ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आज कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और साइन बोर्ड उतारने का अमल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की है, जबकि शहर में नालों की सफाई का काम भी जारी है। समुद्री तूफान की पेशकदमी के हवाले से इस वक्त क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, क्या इतलात है और ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है, नुकसानदेह साबित हो सकता है, इस पर बात करेंगे। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। साहब, इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या शिद्दत में कमी आई है, कुछ खतरा कम हुआ है, क्या सूरत हाल? जी बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त भी उसका डिस्टेंस अभी कराची से 380 किलोमीटर है और ठट्ठा से 370 किलोमीटर, तो कमी तो उसकी शिद्दत में आई है। गुज़श्ता रात तक तो खासा यानी एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म था, तो अब ये वेरी सीवियर है। कुछ किसी हद तक उसकी शिद्दत में कमी आई है, लेकिन उसकी जो ट्रैक है वो तो बदस्तूर वही जिस पॉइंट पे है वहाँ से शुमाल की तरफ है अभी आज की रात गए तक या कल अर्ली सुबह तक, और फिर उसके बाद शुमाल मशरिक की जानिब उसका रुख हो जाएगा। तो शुमाल मशरकी की जानिब आगे बढ़ता हुआ जाएगा। फिर उस तरफ हमारा जो केटी बंदर का साहिल है और इंडियन गुजरात का एरिया है, उस केटी बंदर और इंडियन गुजरात के किसी पॉइंट से क्रॉस करेगा या उसको स्ट्राइक करेगा उस साहिल को। तो खतरा तो मौजूद है, लेकिन शिद्दत कदरे कम हुई है उसकी। अभी भी खासी शिद्दत है, लेकिन कदरे कम हुई है कल के मुकाबले में। मतलब अब बदीन में हमने देखा कि अभी से ही बहुत तेज़ हवाएं चली, मकानों की छतें भी उड़ गई हैं, पानी भी आगे तक आ गया है, जो जहां लोग रहते हैं वहां तक आ गया है। केटी बंदर में सतह समंदर बहुत ज़्यादा बुलंद नज़र आ रही है और आगे तक पानी आ गया है। ये सूरत हाल और कितनी ख़राब हो सकती है? जी बिल्कुल, अभी तो समझ लें यानी हमारे एरिया से 400 किलोमीटर की रेंज में आया तो उसने असर दिखाना शुरू कर दिया। इतना कराची में भी आज खासी तेज हवाएं चली और उधर इंटीरियर का जैसे आपने नाम लिया उस एरिया में भी। तो जाहिर है जितना जितना करीब होगा साहिल के तो उतना उतना ज़्यादा फिर इम्कान बढ़ जाएगा आंधी भी शदीद होने का और बारिशें भी बहुत तेज़ होने का और लहरों की ऊंचाई भी बढ़ने का। मतलब और कराची में ज़ाहिर है तेज़ हवाएं चल रही हैं, गर्दालूद हवाएं चल रही हैं, यहाँ पर क्या सूरत हाल हो सकती है? देखिए कराची में कल तो इतनी कोई बहुत ज़्यादा हैवी बारिश का नहीं है, स्कैटर्ड सी बारिश हो गई, कहीं हुई कहीं नहीं हुई। और परसों और तरसों यानी जुमेरात और जुम्मे को फिर इम्कान होगा यानी 15 और 16 तारीख को कि निस्बतन तेज़ स्पेल हो जाए कराची में बारिश का। लेकिन कराची में कोई इतनी बहुत ख़तरनाक सूरत हाल नहीं है, क्योंकि साइक्लोन जो है वो कराची के जनूब से निकलेगा यानी 200-250 किलोमीटर कराची में 200-250 किलोमीटर की दूरी से ही निकलेगा कराची के जनूब से उस तरफ मशरक की तरफ। तो लेकिन यहाँ ज़ाहिर है उसके आउटर पेरिफेरी इतनी होती है और उसका रेडियस इतना होता है कि पूरे इलाके को एक तरह से उसका क्लाउड मास उस पर असर दिखाता हुआ निकलता है। तो उसी की वजह से आज तेज़ आंधी चलती रही है और कल भी इम्कान होगा इसी तरह से गस्टी विंड का कराची में और साथ में हल्की बारिश, कहीं पे दरमियानी बारिश। लेकिन उससे अगले 2 दिन कहीं कहीं हैवी बारिश हो सकती है, कहीं मॉडरेट और कहीं पर हैवी।
बहुत शुक्रिया सदा साहब, इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। केटी बंदर में क्या हालात हैं और किस तरह की तैयारियां की गई हैं, आज शाम में तफसीलात बताई हमारे नुमाइंदे शाहिद सिद्दीकी ने। आज जब सुबह से केटी बंदर में जो है मौसम की जो सूरत हाल है वो लम्हा ब लम्हा तब्दील होती रही है। सुबह से शुरू होने वाली बारिश वक्फे वक्फे से जो है जारी रही है, लेकिन शाम के वक्त सूरत हाल जो है यकसर तब्दील हो गई है। समंदर में शदीद तुग़यानी जो पाई जाती है और जो मद्दो जज़र है वो इंतहाई हाई लेवल का है। यहाँ पर शदीद तूफ़ानी हवाएं भी चलना शुरू हो गई हैं। समंदरी पानी ने जो है अपना दबाव केटी बंदर के हिफाजती बंद पर डालना शुरू कर दिया है। बाज़ मकामात से जो मिट्टी है वो भी उसकी जो है गिर गई है। यहाँ पर इस वक्त केटी बंदर शहर के अंदर जो तकरीबन 99% लोग जो है यहाँ से नकल मकानी कर गए हैं, जबकि यहाँ पर जब हमने असिस्टेंट कमिश्नर उस्मान केटी बंदर से बात की तो उन्होंने हमें ये बताया है कि केटी बंदर के गुर्दोनवा में जो जज़ायर थे वहाँ से तमाम अफराद को निकाल लिया गया है। बाज़ लोगों को गाड़ियाँ नहीं मिली हैं और यहाँ जो रिलीफ कैंप है केटी बंदर के बॉयज़ प्राइमरी स्कूल में जो रिलीफ कैंप बनाया गया था वहाँ पे मुतासरीन जो है वो मुख्तलिफ जो है शिकायत करते हुए नज़र आए हैं। यहाँ साग फौज के दस्ते भी पहुँचे हुए हैं, रेंजर्स और मेरीन के एहलकार हैं वो भी यहाँ पर लोगों को रेस्क्यू करने में हमें मसरूफ़ नज़र आते हैं। बदीन की सूरत हाल हमारे नुमाइंदे एजाज जई ने बताई। समुद्री तूफान बिपरजॉय के असरात ज़हरी सिंध के अहम साहली मरकज़ 0 पॉइंट पर भी वाज़े तौर पर नमूदार हुए हैं और जो पानी है समुद्र का वो माहीगीरों की बस्ती में दाखिल हो चुका है। मेरे आप इस सीधे हाथ पे देख सकते हैं कि ये माहीगीरों के कच्चे घर हैं जिनमें बाकायदा तौर पर अब जो है पानी पहुंच चुका है और कई तो ऐसे घर हैं जो कि 1.5 से 2 फीट तक भी पानी में डूबे हुए हैं। तेज़ हवाएं कल से जो चल रही थी, झक्कड़ चल रहे थे, उसकी वजह से मुतअद्दिद कच्चे मकानात की जो है छतें भी उड़ी हैं, तो यहाँ जो है काफ़ी नुकसान पहुंचा है इन कच्चे आशियानों को। इस गांव के जो मुकीम थे वो पहले ही नकल मकानी कर चुके हैं। हुकूमत की जानिब से उनको ट्रांसपोर्ट, ट्रैक्टर और डाटसन वगैरह फराहम किया गया था, जिसके बाद जो है उनको जो है रिलीफ कैंप में मुंतकिल किया जा चुका है। डिप्टी कमिश्नर बदीन आगा शाहनवाज ने हमें तफसीलात बताई हैं कि तकरीबन 13 से ज़ायद कैंप हैं अभी जो मुतासरीन के वो बनाए गए हैं और जो दीगर गाँव हैं जहाँ से अभी तक मुतासरीन का इनखला नहीं हुआ वहाँ से भी मुतासरीन को जो है कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इनखला मुकम्मल कर लिया जाए। महकमा मौसमियात की जानिब से भी जो बारिश की पेशन गोई की गई थी, जो कल जो है हल्की हल्की बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे के साथ जारी रहा और आज भी मतलब अबर आलूद है और यही इम्कान है कि अच्छी बारिश यहाँ पे पड़ सकती है। फिलहाल इस हवाले से बात करेंगे वफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली शेरी रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है। शेरी रहमान साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है आपकी वजारत भी ये सारी की सारी कोऑर्डिनेशन कर रही है, इस सूरत हाल को मॉनिटर कर रही है। जो सूरत हाल है वो हमने आवाम के सामने रखी, मगर आवाम में पैनिक है, कराची में भी है, बदीन में भी है, केटी बंदर में, दीगर इलाकों में इस वक्त पैनिक पाया जाता है। आप क्या कहिएगा इस हवाले से? जी शुक्रिया शाहजेब। देखिए पैनिक जो है जितना भी मैं और आप कहें कि ना करें लोग, ये एक फितरी सी बात है, ह्यूमन नेचर का हिस्सा है कि बंदा परेशान होता है, फ़िक्र होती है कि अपनी जान और माल की किस तरह हिफाजत की जाए। तो ये हमें भी समझना होगा और थोड़ा इसके लिए टॉलरेंस भी करना होगा, थोड़ी स्पेस बनानी होगी। लेकिन हमारा काम एज फेडरल गवर्नमेंट जितना हम इस वक्त सपोर्ट और एडवाइस पहुंचा सकते हैं और कोऑर्डिनेटेड अर्ली वार्निंग हमने यहाँ से इशू की है। मैं समझती हूँ सूबे ने बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल किया है। बलूचिस्तान से ये बिपरजॉय थोड़ा हट के सिंध की तरफ जा रहा है अब, तो उसमें और ख़ास तौर से केटी बंदर तो इसने टकराना है ही है 15 तारीख के लिए। तो इवैक्यूएशंस तो हमने बहुत पहले से एडवाइस की थी, NDMA को हमने सिंध भेज दिया, वो कराची 2 दिन बैठे रहे बर वक्त ताकि इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, 5 कोर कमांड, रेंजर्स, जितने भी सिविल और मिलिट्री हमारे रिस्पॉन्डर्स हैं, NDMA, PDMA, गवर्नमेंट ऑफ सिंध और हमारे सारे MPs ज़मीन पे मुंतकिल हों और मुतहर्रिक हों, सब इस वक्त लगे हुए हैं। CM सिंध ने इस पर कल से जो शुरू किए हैं नशरियात और अवेयरनेस, उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। ज़ाहिर है इवैक्यूएशन और नकल मकानी बहुत ज़रूरी होती है। इस तरह के साइक्लोन में जी सारी दुनिया में पहला काम हुकूमतें, बहुत तकलीफ़देह होता है लोगों के लिए, लेकिन नकल मकानी ज़रूरी है
केटी मगर बंदर में मगर तो जी इसे कुछ इतलात आ रही है श्री जमान मतलब साहबा कि it कुछ was लोग जी, रेजिस्ट भी mandatory कर रहे करना पड़ा, जी। हैं केटी बंदर में, वहां पर भी लोग जी, बिल्कुल, आसानी से बिल्कुल। तैयार नहीं है नकल मकानी के लिए, तो जी। क्योंकि अब ये करीब आ रहा है, 400 किलोमीटर से भी कम का नहीं, फासला रह गया है, तो नहीं, क्या क्या इकदाम किए जाएंगे फिर? जी जबरदस्ती की जाएगी उनसे कि नकल मकानी करें? जी बिल्कुल जी करना पड़ेगा जी। कुछ कुछ काम हुकूमत के होते हैं और इसमें ज़ोर जबर नहीं अच्छा लगता, लेकिन बाद में जब अफसोस से बेहतर ये बात है कि हम मैयतें उठाएं, बेहतर ये है कि हम जानें बचाएं और लोगों को किसी ना किसी तरह वहाँ से मुंतकिल करना पड़ेगा। देयर इज़ नो ऑप्शन। और अगर वो रेजिस्ट करेंगे तो फिर हुकूमत के इस वक्त डायरेक्टिव्स ये हैं कि नकल मकानी ज़रूरी है, जिन जिन इलाकों से कहा गया है वहाँ ज़रूरी है, और केटी बंदर में कोई दो राय नहीं है। इधर करना पड़ेगा। हमने सुबह तक का टाइम दिया है ताकि बिल्कुल सबको सेटल होने टाइम लगे। कोई और ज़ाहिर है बीच बीच में लोग रह जाते हैं, ये पॉपुलेशंस हैं, ये लोग हैं, ये शहरी हैं, इनकी सोच, इनकी सब कुछ हमें सोचना पड़ता है और एहसास के साथ थोड़ा एहतियात के साथ काम करना पड़ता है। तो एक पूरा दिन हमने छोड़ा हुआ है कि ऐसा ना हो। अनप्रिडिक्टेबल है जी, कहीं भी ये मानसून तेज़ हो सकता है, ये सिस्टम साइकिल तेज़ हो सकता है या चेंज कर सकता है, तो हम टाइम भी नहीं छोड़े इस रिस्क का। और अर्ली वार्निंग से बहुत फ़ायदा होता है जी हर जगह। तो ऐसी सूरत में श्रीमान साहब के जो वर्स्ट केस सिनेरियो हो, बदीन और जो वर्स्ट केस सिनेरियो मुमकिन तौर पर खुदा ना खास्ता हो सकता है, उसकी भी तैयारी की गई है कि अगर रुख ये बदलता है, चाहे हवाओं की सूरत में या फिर शदीद बारिश की सूरत में या फिर लहरों की जो है वो बुलंद होने की सूरत में, जो भी हो उसकी वर्स्ट केस सिनेरियो की तैयारी की जा रही है। जी जो लहरें हैं वो काफ़ी बुलंद होंगी और कराची को ख़ास हमने हिदायत की है कि कराची में इस वक्त हमारे 17 मॉडल्स हैं शाहजेब, जो हमें इंडिपेंडेंट सैटेलाइट्स के रीजन यानी बैंकॉक हमारा सेंटर है एशिया पैसिफिक का, और दूसरे इलाकों से यूरोपियन मॉडलिंग हर तरफ से हो रही है। हमें इमदाद 17 स्टेशंस सुपार्को के अलावा बिल्कुल 16 सुपार्को के अलावा मुहैया की जा रही हैं। उनसे मॉडलिंग बनाते हैं कंसल्ट करके कि किस तरह जा रहा है, किस तरफ जा रहा है। तो अभी ये है ये अच्छी बात है कि जी कराची को डायरेक्ट ये लैंडफॉल नहीं कर रहा जो पहले पेशन गोई थी। शायद ये हो सकता है, पहले तो मकरान कोस्ट पूरा था, अब बलूचिस्तान से ये हट गया है और रात भर हम इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। खुदा न खास्ता ये बड़े शहर को हिट करे, लेकिन अभी तक ये सिर्फ केटी बंदर को से टकरा रहा है, जो जिनके अब हम तो कहेंगे जी मलीर के भी इलाके, कराची साउथ जो है यानी इब्राहिम हैदरी, जो माही गिरों के विलेजेस जहाँ जहाँ हैं, उनको तो वैसे ही हम काफ़ी दिनों से कह रहे हैं हटें यहाँ से। फिर बहुत सारे लोग बेचारे हमारे माहीगीर दोस्त पहुंच जाते हैं क्योंकि उनके डेली वेजेस पे काम होते हैं, ये भी बात समझने की है। लेकिन अब सख्ती से आज तो मैंने कोऑर्डिनेशन सेंटर में, क्योंकि सब हर 3 घंटे जूम पे होते हैं, कोस्ट गार्ड से भी कहा है कि जी आप अब लोगों को पीछे धकेलें अगर वो निकलते हैं, क्योंकि जान है तो फिर उनकी जरिया माश होगा, इस तरह तो बाहर नहीं निकल सकते। और शेख साहबा एक आखिर में ये बात बड़ी अहम होगी कि ज़रा जो इन्फॉर्मेशन है वो मीडिया के थ्रू आवाम को बताई भी जा रही है, मगर क्योंकि जैसे जैसे तूफान करीब आएगा पैनिक बढ़ता जाएगा, तो इन्फॉर्मेशन का फ्लो कंसिस्टेंट हो, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचाई जाए कि रुख क्या है, क्या वो तवक्को कर सकते हैं इस हवाले से। जी बार जी हम आज तो 2 दोपहर से ब्रीफिंग्स हमने की हैं। पीएम ने भी इसका फिर जायज़ा पूरा लिया है जूम पे, सिंध से लेके बलूचिस्तान, यहाँ सारे पावर मिनिस्टर को भी कहा है कि आप अपना अमले जिस तरह फ्लड में मुंतकिल किए थे कराची मुंतकिल कर दें, ताकि सिंध में पावर आउटेजेस कम हों और वो मैनेज करें वहाँ पे फ्लो ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन। ये ज़रूरी है, ये सब किया। और ज़ाहिर हेल्थ मिनिस्ट्री को भी डायरेक्शन दे दी है, सारी मुतल्लिका मिनिस्ट्रीज इस वक्त जो करना है। मैं ये कहना चाह रही थी कि देखिए कराची साउथ के भी इलाके वल्नरेबल हैं। अगर ठीक है कि स्टॉर्म अगर उनको डायरेक्ट अब नहीं हिट कर रहा, लेकिन तूफ़ानी बारिशें हो सकती हैं। 110 मिलीमीटर की पेशन गोई है कराची के लिए और 330 मिलीमीटर की पेशन गोई है ये जो 4 इलाके अमरकोट, ठट्टा, बदीन, सजावल, हैदराबाद, कराची, इवन सखर तक ये बलून तक इसकी हवाएं बलून कर सकती हैं। डस्ट स्टॉर्म्स भी चल रहे हैं।
तो इस हवाले से कल भी हम अराउंड 11-12 बजे प्रेस के ज़रिए एक नई एडवाइजरी इशू करेंगे। देखिए सी पे नेवी ने तो अपने एसेट्स मुंतकिल किए हैं फॉर सेफ्टी, बाकी सब ने अपने अपने एसेट्स ऐसे जगहों से हटाए, लेकिन अवाम को की तहफ़्फ़ुज़ करना हमारी अव्वलीन और पहली तरजीह है। इसीलिए हम मुस्तकिल मीडिया के ज़रिए अलर्ट जारी कर रहे हैं और लोगों से इस्तदा भी कर रहे हैं, ख़ास तौर से जो कमज़ोर मकानियत में रह रहे, कच्चे कमज़ोर। अब जैसे सी व्यू है, डायरेक्ट हिट नहीं होगा, लेकिन देखिए वेव्स आती हैं कराची में और उनको फिर अगर उनके पुराने या कमज़ोर या बोसीदा मकान हैं, उनकी खिड़कियां अगर कमज़ोर हैं या फिर सोलर पैनल्स ऊपर रैटल कर रहे हैं, सख्ती से फिक्स नहीं है, तो उनको फिर वहाँ से निकलना पड़ेगा, निकलना चाहिए। और वॉलंटरी इवैक्यूएशन शुरू हो गए, डोर टू डोर लोगों से इस्तदा की जा रही है कि प्लीज़ आप यहाँ से 1-2 दिन के लिए, 18 तक हमारा रेड अलर्ट रहेगा, वैसे भी हम आपको करते रहेंगे इत्तला। और गुजारिश ये है कि जो हुकूमत कह रही है, हुकूमत सिंध, हुकूमत बलूचिस्तान और फेडरल गवर्नमेंट जो आपको कह रही है, ताउन करें, ये आपकी सेफ्टी के लिए है और आगे जाके हम आपसे फुल ताउन करेंगे आपको वापस घरों तक पहुंचाना, लेकिन आपने खुद से घरों पे नहीं पहुंचना है। जिन जिन इलाकों को की नकल मकानी हुई है, उन्होंने खुद से वापस नहीं लौटना है। जी बहुत शुक्रिया शेर रहमान साहब, इस हवाले से तफसीलात बता रही थी, आवाम से अपील भी कर रही थी। बहुत लाजमी है कि एहतियात की जाए, जो बातें कर रही हैं बहुत ज़्यादा अहम है कि उसे सुना जाए। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। इमरान खान साहब के हवाले से जिन्होंने JIT को बयान दिया है, वो इमरान खान साहब की अपनी गलत बयानियों पर सवाल उठा रहा है, मज़ीद हेडलाइंस बना रहा है। हमने अपनी तहकीक की है, आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर 3 नवंबर 2022 को अपने लॉन्ग मार्च के दौरान वज़ीराबाद में कातिलाना हमला हुआ। इमरान खान और PTI के कुछ रहनुमा जख्मी हो गए, ताहम उन सब की जानें महफूज रहीं, लेकिन मौज़म नामी PTI कारकुन गोली लगने से मौके पर ही दम तोड़ गया। ये मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म पर कातिलाना हमला था और ज़रूरी था कि इसकी शफ़ाफ़ तहकीकात होती, सच अवाम के सामने आता, मगर ये मामला भी सियासत की नज़र हो गया। और अफसोसनाक पहलू यह है कि इमरान खान ने इस हमले को भी अपने सियासी बयानिए का हिस्सा बना दिया और मुसलसल ये इल्ज़ामात लगाते रहे कि उन पर हमले में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और आला इंटेलिजेंस अफसर मेजर जनरल फैसल नसीर मुलविस थे। इमरान खान अपनी तकारीर में बराह रास्त इन तीनों अफराद पर इल्ज़ामात लगाते रहे, मगर जब कल इमरान खान इस हवाले से इस्लामाबाद में JIT के सामने पेश हुए तो खुद ही अपने इल्ज़ामात के शवाहिद न होने का एतराफ़ कर लिया। द न्यूज़ में शाया होने वाली खबर के मुताबिक इमरान खान कल DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद के ऑफिस में JIT के सामने पेश हुए, जहां उन पर थाना रमना में दर्ज मुकदमे की तहकीकात की गई। ज़राए के मुताबिक इमरान खान को FIR पढ़कर सुनाई गई और उनके वो क्लिप्स दिखाए गए जिनमें उन्होंने ISI के DGC पर अपने कत्ल की मनसूबा साजी करने और तशद्दुद के इल्ज़ाम लगाए थे, और साथ ही आर्मी चीफ और DG ISI पर इल्ज़ाम से मुताल्लिक क्लिप्स भी दिखाए गए। इमरान खान ने इन तमाम वीडियो क्लिप्स की जिम्मेदारी कबूल कर ली। इमरान खान से JIT ने पूछा कि क्या आप इन क्लिप्स की जिम्मेदारी कबूल करते हैं, तो इमरान खान ने जवाब दिया कि हाँ। इमरान खान से अगला सवाल किया गया कि क्या आपके पास अपने इल्ज़ामात का कोई सबूत है, तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं। इमरान खान से सवाल हुआ कि क्या जनरल फैसल नसीर ने आपको बराह रास्त धमकी दी, तो इमरान खान ने जवाब दिया कि नहीं। फिर उनसे सवाल हुआ कि तो फिर आपने क्यों उन पर इल्ज़ामात लगाए, तो इमरान खान ने जवाब दिया कि किसी और ने उन्हें बताया था। JIT ने फिर पूछा कि आपके पास कोई सबूत या शवाहिद हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं है। JIT ने मजीद पूछा कि आपने DG ISI का नाम क्यों लिया, तो इमरान खान ने जवाब दिया कि DG ISI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इमरान खान से मजीद पूछा गया कि क्या आपकी जनरल फैसल नसीर से कभी मुलाकात हुई है, तो उन्होंने जवाब दिया कि कोई मुलाकात नहीं हुई है। JIT ने इमरान खान से पूछा कि आप डर्टी हैरी किसे कहते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं जनरल फैसल नसीर को डर्टी हैरी कहता हूँ। खबर के मुताबिक JIT हुकाम ने तमाम सवालात और उनके जवाबात पर इमरान खान से दस्तखत भी कराए और फिर आज वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इस खबर की तस्दीक भी कर दी। जब उनसे पूछा गया कि आपने एक वफाकी वजीर आज़म पाकिस्तान और फौज के सीनियर अफसर के खिलाफ इतना संगीन इल्ज़ाम आपने कैसे लगा दिया कि आपको कत्ल कर दिया जाएगा या आपको कत्ल करने की जो है वो साजिश की गई है, तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने बताया था। जब उनसे पूछा गया कि आपको किसने बताया था, तो उन्होंने कहा कि ये मुझे याद नहीं है कि मुझे किसने बताया था, लेकिन मुझे किसी ने बताया था, तो किसी ने कहा था तो मैंने भी ये कह दिया। उनका ये सारा बयान जो है वो तहरीर में लाया गया, जिसके ऊपर उन्होंने दस्तखत सब्त किए। ये एक जो है वो तफ्तीशी अमल के बाद एक मुस्तनद जो है ये एक दस्तावेज है। कल रात से इस हवाले से खबरें चल रही थी कि इमरान खान JIT के सामने पेश हुए हैं और वहां माना है कि
कि उनके पास अपने इल्ज़ामात के शवाहिद नहीं हैं, जिनमें वो हसास इदारे के अफसर को अपने कत्ल की मनसूबाबंदी में मुलविस करार देते थे। और आज खुद इमरान खान ने भी इन खबरों की तस्दीक कर दी और ट्विटर पर लिखा है कि सबसे पहले तो जो कुछ वीडियोज़ में मैंने कहा मैं उस सब की तस्दीक करता हूँ। सवाल तो यह है कि जब मैं जनरल फैसल नसीर के खिलाफ मुकदमा तक दर्ज नहीं करवा सका, जिसके बारे में मुझे इल्म था कि वो राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ के साथ मुझ पर कातलाना हमले के मंसूबे में ही नहीं बल्कि उस हमले के बाद मुश्तरका तहकीकाती टीम यानी JIT जो इस नतीजे पर पहुंची कि हमले में 3 हमलावर थे की तहकीकात को सबूताज या कवर अप करने में भी मुलविस था, तो मैं शवाहिद कैसे मुहैया कर सकता हूँ। ताहम अगर कभी मामले की आज़ादाना तहकीकात की गई तो मैं साबित करूँगा कि यह शख्स हमारे शहरियों के खिलाफ बदतरीन जराइम में मुलविस रहा है। और अहम बात यह है कि इमरान खान आज खुद ये मान रहे हैं कि उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए वो बगैर सबूतों के लगाए, बल्कि किसी और के कहने पर लगाए। लेकिन 3 नवंबर को खुद पर हमला होने से लेकर कल ये बयान देने तक इमरान खान ने खुद ही इस कातलाना हमले को मुतनाज़ बनाए रखा। और ये अफसोस की बात इसलिए है कि एक साबिक वज़ीर आज़म पर कातलाना हमले की गैर मुतनाज़ तहकीकात इंतहाई ज़रूरी है, मगर इमरान खान ने अपने बयानात से शकू को शुबहात को जन्म दिया और ख़ुद ही अपने मौक़िफ़ को कमज़ोर करते चले गए। उस वक्त पंजाब में तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत थी और यूँ इमरान खान ने पिक एंड चूज़ करके अपनी पसंद के पुलिस अफसरान पर मुश्तमिल JIT बनवाई और एक ऐसे शख्स को JIT का सरबराह बनवाया जिस पर पहले दिन से सियासी ताल्लुक़ का इल्ज़ाम लग रहा था। और उस शख्स ने एक ऐसी रिपोर्ट बनाकर इमरान खान को दे दी जिसमें तकरीबन वो सब कुछ मौजूद था जो इमरान खान पहले दिन से बयान करते आ रहे थे, इल्ज़ामात लगाते आ रहे थे और चाहते थे कि JIT भी यही हक़ाइक़ बयान करे। हालांकि इमरान खान पर कातलाना हमला करने वाला पकड़ा गया था और उसने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया था और मजहबी जज्बात को इस हमले की वजह करार दिया था और वो अब भी ज़ेरे हिरासत है। मगर इमरान खान ने शुरू दिन से यह बयानिया बनाया कि वज़ीराबाद में उन पर हमला बाकायदा मनसूबाबंदी का नतीजा था और वहाँ एक नहीं बल्कि 3 हमलावर मौजूद थे। ये आगाज़ से इमरान खान का मौक़िफ़ था और फिर गुलाम महमूद डोगर की JIT रिपोर्ट भी बिल्कुल इसी नतीजे पर पहुंची और उसमें इंकिशाफ किया गया कि वज़ीराबाद में इमरान खान पर होने वाले हमले में 3 लोग मुलविस थे। और फिर जिस तरीके से ये JIT बनी थी और जिस तरीके से इसने काम किया था और गुलाम महमूद डोगर को सरबराह बनाया गया था, ये मामला तो पहले दिन से मुतनाज़ हो गया था। डॉन की 11 नवंबर की खबर के मुताबिक परवेज़ इलाही की हुकूमत पंजाब ने इमरान खान पर कातलाना हमले और वज़ीराबाद पुलिस की जानिब से मुकदमे में FIR के इंदराज की तहकीकात के लिए 5 रुकनी मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दी है। इस JIT की सरबराही DIG एस्टैब्लिशमेंट और CPO लाहौर तारिक रुस्तम चौहान कर रहे थे, जबकि उसके 4 अरकान थे। मगर फिर 12 नवंबर को पंजाब हुकूमत ने 5 रुकनी JIT को 24 घंटे के अंदर ही तब्दील कर दिया। इस दूसरी JIT की सरबराही RPO डेरा गाजी खान सैयद खुर्रम अली को दे दी गई। मगर फिर 15 नवंबर को खबर आई कि पंजाब हुकूमत ने JIT में तब्दीली करते हुए CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को JIT का सरबराह मुकर्रर कर दिया है। अब ये वही गुलाम महमूद डोगर थे जिन्हें जब CCPO लाहौर के ओहदे से हटा दिया गया और मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो उन्हें ओहदे पर बरकरार रखने के लिए इमरान खान और परवेज़ इलाही आखिर तक कोशिश करते रहे और उन्हीं के केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद ज़ुबैरी और परवेज़ इलाही की ऑडियो लीक हुई थी कि उनका केस किस बेंच में लग जाए। तो मुज़ाहिर अली नकवी के पास लगवाना है। हाँ, लेकिन वो फाइल वो कर दिया, इन्होंने फाइल कर दिया सर। फाइल कर दिया, जोजा साहब को पूछ ले, वो कर रहा है। जोजा साहब से मालूम कर, कल भी मेरी बात हुई थी, कल तक तो तैयार नहीं हुआ था, तो मैं चेक कर लेता। काम ठीक हो जाएगा, वो तो आप जरा कर लेना। वो मैं कर लेता हूँ सर, बहुत देते बड़े किसी को बताना नहीं है, लेकिन मैं सही है, समझ गया सर। अच्छा सर, एक काम और है सर, अब वो परसों जो 14 तारीख को डोगर का भी केस लगा हुआ है बेंच में दोबारा सर भी नकवी साहब हैं, तो वो गुलाम मोहम्मद डोगर जो सर CCPO का केस कर रहा था ना सर, आपका जो CCPO था वो भी लगा हुआ है सर परसों, क्योंकि देखिए आप क्यों नेचुरल हटा दिए गए, उनको तो रिप्लेस कर दिया, लेकिन केस अभी भी है सर, परसों लगा हुआ है 14 को सर। चलो मैं बात करता हूँ। और जब सुप्रीम कोर्ट ने गुलाम महमूद डोगर को बहाल कर दिया तो डॉक्टर यास्मीन राशिद और गुलाम महमूद डोगर की मुबैना ऑडियो लीक हुई जिसमें वो अदालती ऑर्डर वसूल करने की बात कर रहे हैं और यास्मीन राशिद उनसे कह रही हैं कि आपकी बहाली का ऑर्डर अदालत ने जारी किया या नहीं किया, क्योंकि खान साहब बहुत फिक्रमंद हैं। जी मैडम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम डॉक्टर साहब, की हाल है वालो? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। वो चंगी खबर दसो ना, ऑर्डर हो गए ना? नहीं, अभी तक नहीं मिले ऑर्डर। इन्होंने इरादा की है, मैं वैसे पूछ रही हूँ। नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर होने हैं, वो तो इंशाल्लाह जैसे होंगे तो मिल जाएंगे, हमारे बंदे बैठे हुए हैं वहाँ पर। अच्छा, वो डाक साथ जाती है ना, जैसे बन वो साइन करते हैं उस पर। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। तो कोर्ट टाइम पे तो नहीं करते ना, तो कोर्ट टाइम के बाद ही करते हैं। अच्छा, क्योंकि खान साहब काफी कंसर्न थे। मैंने कहा था, मैंने कहा जी मेरी खबर के मुताबिक अभी तक उनको नहीं मिले। जी अभी तक नहीं, वो आ जाएंगे, रात को डाक साइन होके आ जाती है। आज हमारी रात खामोशी से गुजर जाएगी, मैं वैसे पूछूंगा। अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला करे। अच्छा, मैंने कहा मुश्किल सवाल आपको डाल दिया आते सारी।
अल्लाह करम करे, अल्लाह करम करेगा अपना। ठीक है, ओके, ठीक। इससे पहले भी जब वफाकी हुकूमत ने उन्हें ओहदे से हटाने का कहा तो वज़ीर आला परवेज़ इलाही के साथ उनकी वीडियो सामने आई थी, जिसमें परवेज़ इलाही उन्हें कह रहे थे कि हम आपको जाने नहीं देंगे, आप यहीं काम करेंगे। और सिर्फ यही नहीं, ये खबरें भी सामने आती रहीं कि JIT के सरबराह बनने से पहले और फिर बाद में भी CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर खुद कई बार इमरान खान से मिलने ज़मान पाक जाते रहे। उन्होंने पहले 12 नवंबर को ज़मान पाक में इमरान खान की रिहाइशगाह का दौरा किया, फिर 16 नवंबर को दोबारा ज़मान पाक का दौरा किया, फिर 20 नवंबर को दोबारा ज़मान पाक पहुंचे, फिर 5 दिसंबर को फिर खबर आई कि गुलाम महमूद डोगर दोबारा ज़मान पाक पहुंच गए हैं, और फिर बाद में 5 जनवरी को गुलाम महमूद डोगर की फाइंडिंग्स की बुनियाद पर इमरान खान ने इल्ज़ामात की बौछार कर दी और अपने इल्ज़ामात को JIT का कवर देने की कोशिश की। तो कुछ दिन बाद JIT के बाकी 4 अरकान ने इस रिपोर्ट से हिला ताल्लुकी का इज़हार कर दिया। JIT के बाकी 4 अरकान का JIT के सरबराह गुलाम महमूद डोगर को लिखा गया एक खत सामने आया, जिसमें इंकिशाफ किया गया था कि इमरान खान के पास मौजूद JIT रिपोर्ट में जो बातें बयान की गई हैं वो सिर्फ JIT के सरबराह गुलाम महमूद डोगर ने अखज़ की हैं और JIT का कोई भी दूसरा रुकन इस राय से इत्तफाक नहीं करता है। इस खत में JIT के 4 अरकान के दस्तखत मौजूद थे, जिनमें RPO DG खान सैयद खुर्रम अली, AIG मॉनिटरिंग एहसानुल्लाह चौहान, SSP इंटेलिजेंस CTD नसीबुल्लाह खान और SP पोटोहार डिवीजन तारिक महमूद शामिल थे। इन 4 अरकान की तरफ से CCPO लाहौर और JIT के कन्वीनर गुलाम महमूद डोगर के नाम लिखे गए खत में लिखा है कि मज़कूरा केस इंतहाई अहमियत का हामिल है और ये तकाजा करता है कि इंतहाई जामे, ईमानदाराना और पेशावराना महारत के साथ इसकी तहकीकात की जाए और हमने बतौर JIT अरकान अपनी पूरी काबिलियत के साथ तहकीकात करने की कोशिश की है। ताहम कुछ नताइज जो अखज़ किए गए हैं और मीडिया में दिखाए जा रहे हैं वो हमने शेयर नहीं किए हैं। हम इस हवाले से बिल्कुल अलग राय रखते हैं। JIT अरकान के खत के मुताबिक ऐसा कोई भी काबिल भरोसा या आज़ादाना सबूत रिकॉर्ड पर नहीं आया कि जिससे ये जाहिर हो कि मज़कूरा वाक़े में एक से ज़ायद हमला आवर मौजूद थे। अभी तक ऐसा कोई डेटा या कॉल रिकॉर्ड नहीं मिला कि जो मरकज़ी मुल्ज़िम को जुर्म की मनसूबाबंदी या साजिश में मुलव्विस किसी दूसरे शख्स से जोड़ता हो। इसके अलावा दूसरे मुल्ज़िम वक़ास का किरदार भी अभी तक सहूलतकार के तौर पर ही सामने आया है और अभी ये भी तय होना बाकी है कि तहरीक इंसाफ के एक कारकुन मुअज़्ज़म के कत्ल का जिम्मेदार कौन है। JIT अरकान ने मज़ीद लिखा कि JIT के कन्वीनर CCPO लाहौर से बार बार दरख्वास्त की गई कि मज़कूरा केस में हमारी मुख्तलिफ राय को अहमियत दी जाए, मगर हमारी राय को वो अहमियत नहीं दी गई जो दी जानी चाहिए थी। 17 दिसंबर को JIT के एक रुकन ने तहकीकात के मयार और तरीक़ाकार पर शदीद एतराज़ उठाया और फिर 29 दिसंबर को होने वाली JIT की अगली मीटिंग में नामालूम वजूहात की बुनियाद पर उन्हें बुलाया ही नहीं गया। हम पुख्ता यकीन रखते हैं कि किसी भी कीमत पर तहकीकात की गैर जानिबदारी पर समझौता नहीं किया जा सकता। JIT अरकान ने आखिर में लिखा कि इस केस की तहकीकात इंतहाई एहतियात के साथ की जा रही हैं। तमाम अरकान और मावन अमले ने मेरिट पर तहकीकात को फाइनलाइज करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की है। मजीद ये कि अभी भी ये मामला ज़ेर तफ्तीश है और कोई नतीजा अखज़ नहीं किया गया है, लिहाजा उसे मीडिया पर ज़ेर बहस लाना बहुत ज़्यादा प्री मेच्योर होगा। अब ये नया तनाज़ा था। इमरान खान ने अपनी मर्जी से जो JIT बनवाई थी वो तकसीम हो गई थी। एक तरफ अकेले JIT के सरबराह गुलाम महमूद डोगर थे और उनकी एक तरफा रिपोर्ट की बुनियाद पर इमरान खान खुद पर हमले को बाकायदा मनसूबाबंदी करार दे रहे थे। मुल्क के वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और इंटेलिजेंस अफसर पर इल्ज़ामात लगा रहे थे, मगर दूसरी तरफ JIT के बाकी तमाम अरकान थे जो गुलाम महमूद डोगर की फाइंडिंग से बिल्कुल भी इत्तफाक नहीं कर रहे थे। लेकिन 5 जनवरी को इमरान खान ने CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की एक तरफा फाइंडिंग्स पर यकीन करते हुए बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, इल्ज़ामात और दावों की बौछार कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और मुहाफिज कहकर इस्टेब्लिशमेंट को चार्जशीट कर दिया। बाद में हसास इदारे के आला अफसर फैसल नसीर का नाम लेकर इल्ज़ामात लगाते रहे। मगर सिर्फ यही नहीं, गुलाम महमूद डोगर की JIT रिपोर्ट की बुनियाद पर तहरीक इंसाफ जो सवालात उठा रही थी उससे उनके अपने वज़ीर आला पंजाब और मौजूदा पार्टी सदर चौधरी परवेज़ इलाही पर शक व शुबहात पैदा हो रहे थे, क्योंकि वो खुद भी उससे इत्तफाक नहीं कर रहे थे। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ परवेज़ इलाही को झूठा साबित कर रहा था और परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही का मौक़िफ़ तहरीक इंसाफ को झूठा साबित कर रहा था। हम ये सारे हक़ाइक़ भी आपके सामने रखते हैं, क्योंकि मुल्क के साबिक़ वज़ीर आज़म पर कातिलाना हमला हुआ था और उन्हें इंसाफ मिलना और तहकीकात का मंतकी अंजाम तक पहुँचना अब भी बहुत ज़रूरी है। इमरान खान पर कातिलाना हमले से जुड़ी एक कहानी DPO गुजरात और उस वीडियो की है जो 3 नवंबर को इमरान खान पर हमले और उन पर हमला करने वाले मुल्जिम नवेद बशीर की गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद पंजाब पुलिस की कस्टडी से लीक हुई एक वीडियो की। इस वीडियो में मुल्जिम नवीद इमरान खान पर कातिलाना हमले का एतराफ़ करता है। तहरीक इंसाफ DPO गुजरात पर शक का इजहार कर रही थी, मगर दिलचस्प बात यह है कि पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, वज़ीर आला परवेज़ इलाही थे और गुजरात परवेज़ इलाही का आबाई शहर है और सैयद गज़नफ़र शाह इस वाक़े के बाद भी DPO गुजरात रहे, उन्हें नहीं हटाया गया। और जब फवाद चौधरी से DPO गुजरात के बारे में सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि लॉजिक तो यही बनती है कि परवेज़ इलाही का खास आदमी होगा। ये बताएं, DPO तो अगर गुजरात में DPO लगा था
वो तो परवेज इलाही साहब की मर्जी से होना चाहिए था। एक वो डीपीओ अब कहाँ है, और क्या ये कोई खास आदमी नहीं होगा परवेज इलाही साहब का जो डीपीओ था? मुझे पता नहीं है फ्रेंकली कि उनका कितना खास आदमी है, लेकिन आपकी मतलब लॉजिक तो यही बनता है कि उनका खास आदमी होगा। यानी डीपीओ गुजरात पर इल्ज़ाम लगाकर तहरीक इंसाफ असल में जिम्मेदारी परवेज इलाही पर डाल रही थी और डीपीओ का ताल्लुक परवेज इलाही से जोड़ रही थी। मगर दूसरी तरफ सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर जो जीआईटी के सरबराह भी थे, वो भी परवेज इलाही के खास आदमी हैं और उन्हें सीसीपीओ लाहौर बरकरार रखने के लिए परवेज इलाही ने वफाक से एक लंबी खींचतानी की थी। लेकिन तहरीक इंसाफ इसी गुलाम महमूद डोगर की रिपोर्ट पर भरपूर एतमाद कर रही थी और इसके एक एक लफ्ज़ पर यकीन कर रही थी। फिर इमरान खान ने अपनी ही पसंद की जीआईटी पर भी इल्ज़ाम लगा दिया कि वहाँ से भी एक मुखालिफ एंकर को मालूमात लीक की गई। हालांकि अदालत में जमा होने से पहले ये नहीं हो सकता था, ये उन्होंने कहा। मगर अदालत में तो ये रिपोर्ट जमा ही नहीं हुई थी, तो तहरीक इंसाफ के पास कैसे पहुँच गई थी? वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और मुल्जिम नवेद के वकील मियाँ दाऊद ने भी यही सवाल उठाया कि अदालत से पहले इमरान खान के पास जीआईटी रिपोर्ट कैसे आ गई। इन्होंने एक जीआईटी बनाई है, उसकी सरबराही जो है वो गुलाम मोहम्मद डोगर जो है ना वो कर रहा है और उस जीआईटी की रिपोर्ट जो है वो अभी तक अदालत में पेश नहीं हुई, अभी तक मीडिया में पेश नहीं हुई, अभी तक किसी को कानो कान खबर नहीं हुई और फवाद चौधरी साहब को वो पूरी रिपोर्ट मिल गई है। जीआईटी की वो रिपोर्ट जो है वो इमरान खान साहब के पास कैसे पहुँच गई, फवाद चौधरी साहब के पास कैसे पहुँच गई, वो अभी अदालत में तो सबमिट नहीं हुई। इस पूरी कहानी में एक और तजाद यह है कि इमरान खान पर फायरिंग सिर्फ मुल्जिम नवीद ने की थी या और लोग भी शामिल थे। फवाद चौधरी ने जीआईटी रिपोर्ट के हवाले से दावा किया कि इमरान खान पर हमले में 3 हमलावर शामिल थे, छतों से भी गोलियों के खौल मिले। पुलिस इन्वेस्टिगेशन है, उसमें ये बात साबित हो गई है कि 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 हमलावर इमरान खान के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट में शामिल हैं। जो बुलेट्स रिकवर हुई हैं उनमें से 14 जो बुलेट्स हैं वो ज़मीन के ऊपर से बरामद हुई हैं, यानी 12 एक जगह से और 2 एक जगह से। 9 बुलेट्स वो एक बिल्डिंग के ऊपर से जो हैं वो बरामद की गई हैं, जो कि बिल्कुल सामने बिल्डिंग जो है वो मौजूद थी। उसमें भी 7 बुलेट्स एक जगह से मिली हैं, 2 जगह से बुलेट्स जो हैं वो और मिली हैं। मगर वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के आबाई शहर गुजरात के डीपीओ ने हमारे प्रोग्राम में बताया कि ज़मीन से 11 गोलियों के खौल मिले हैं, छतों से कोई खौल नहीं मिला। कहा जा रहा था कि शायद किसी छत से, किसी घर से ना एक और हमला आवर ना हो जिसने गोलियां चलाई हो। पुलिस को कोई ऐसी एविडेंस मिली? हमने तमाम जो इर्द गिर्द की छतें थी उनका बड़ा तफसीली जो है वो रात को जायजा लिया। हमारी जो फोरेंसिक टीम्स थी उन्होंने भी इसका जायजा लिया। हमने जो है वो बड़े ध्यान से और तसल्ली से उन तमाम छतों को देखा और किसी छत से कोई ऐसी एम्प्टी, कोई ऐसा खौल नहीं मिला कि जैसे हम ये कह सकें कि वहाँ से फायरिंग हुई। और नीचे खौल कितने मिले हैं आपको गोलियों के? पीएफएसए ने फौरी तौर पे मौके से जो है वो सारी अपनी एविडेंस को प्रिजर्व किया, तो उसके अंदर जो एम्प्टी थी वो टोटल कुछ 11 मिली है जी, जिसके अंदर 9 जो है वो पिस्टल की हैं, जबकि 2 जो है वो एसएमजी के जो राउंड होते हैं उनके खौल हैं। जो एसएमजी के भी आपको खौल मिले हैं वो भी नीचे से मिले हैं, छत से नहीं मिले? जी बिल्कुल नहीं जी। मुल्जिम नवीद की पिस्तौल की गोलियों के खौल के अलावा 2 अलग खौल भी मिले थे। ये गोलियां किसने फायर की थी ये सामने नहीं आया। मगर गजनफर अली शाह परवेज इलाही के शहर गुजरात के डीपीओ रहे और इमरान खान सहाफ़ियों, इस्टेब्लिशमेंट, वज़ीर आज़म और फ़ौज सब पर इल्ज़ाम लगाते रहे। मगर अपनी पंजाब हुकूमत होते हुए डीपीओ का एहतसाब दूर की बात, उन्हें उस वक्त तक ओहदे से भी नहीं हटवाया था। दूसरा बड़ा सवाल ये भी है कि मकतूल मौज़म को किसकी गोली लगी थी, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सामने आया है कि मौज़म को ऊंचाई से फायर की गई गोली लगी थी और वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और मुल्जिम नवेद के वकील का दावा है कि वो गोली कंटेनर पर मौजूद इमरान खान के गार्ड ने चलाई थी, जिसे शामिल तफ्तीश नहीं किया गया। इमरान खान पर हमले की जो वीडियो सामने आई उसमें भी इमरान खान के गार्ड को कंटेनर से फायर करते हुए देखा जा सकता है। मगर इसकी तहकीकात के हवाले से उस वक्त कोई हक़ाइक़ मंजर आम पर नहीं लाए गए। तहम इस कहानी का एक और अहम तनाज़ा हमले की FIR के इंदराज से मुताल्लिक था। इमरान खान ने आज भी कहा है कि वो FIR तक दर्ज नहीं करा सके। इमरान खान चाहते थे कि FIR में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और एक इंटेलिजेंस अफसर का नाम शामिल किया जाए, मगर पंजाब में उनकी अपनी हुकूमत होने के बावजूद FIR दर्ज नहीं हो रही थी। उस वक्त फवाद चौधरी ने इल्ज़ाम लगाया कि परवेज इलाही को बुलाकर कहा गया है कि अगर FIR काटी तो नताइज होंगे। चीफ मिनिस्टर को बुला के कहा जाता है कि आपने FIR नहीं करनी और चीफ मिनिस्टर जो है उसको कॉन्सिक्वेंसेस की धमकियां दी जाती हैं, तो फिर ज़ाहिर है डीपीओ किसने कहा था चीफ मिनिस्टर को FIR नहीं करनी? ये आप चीफ मिनिस्टर साहब से पूछें, उन्हें किसने बुला के कहा था कि आपने FIR की तो फिर आपके लिए कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। लेकिन FIR के इंदराज के हवाले से खुद मोहन इस्लाही ये कह चुके थे कि हमने तहरीक इंसाफ को कहा था कि अपना कोई भी बंदा SHO लगा ले और कोई भी जाकर FIR दर्ज करा ले। उन्होंने ये भी कहा कि हमसे FIR ना काटने का किसी ने नहीं कहा था। और फिर खुद परवेज इलाही ने भी तहरीक इंसाफ पर तनकीद की और ये बात दोहराई कि उनकी मर्जी का अफसर लगाने की ऑफर की थी।
इमरान खान साहब पर कातलाना हमला हुआ, कोई दबाव नहीं था। तो उस साइड से तो कोई दबाव नहीं था किसी किस्म का। FIR जो नहीं कट सकी, कोई दबाव का इशू नहीं था। हमारे पे तो नहीं आया दबाव। आपको किसी की कॉल नहीं आई? किसकी कॉल आई? तो वो जो चाह रहे थे इमरान खान 3 नाम डालना, 2 के तो फटाफट जगह झिट डल सकते थे, वजीर आजम के, वजीर दाखिला के, तीसरे नाम के ऊपर एक हाजिर सर्विस अफसर के ऊपर सबके पर चल रहे थे। हमने जाके सिर्फ इनको ये कहा जी कि ये काम जो है ये इस तरह नहीं होना, आप इसका चार्ज ले लें। PTI के माशाल्लाह इतने सारे यहाँ पे बड़े बड़े खड़पेंच बैठे हुए हैं, ये सारे हलकों वाले हैं, तो इनमें से कोई भी अपने गाँव का SHO हमें दे दे, उसको हम यहाँ पे लगा दिया इन लोगों ने? किसी ने नहीं दिया, खामोश, एक बंदे ने नहीं दिया। मैंने कहा मुझे बंदा तो अभी लग जाएगा, उससे आप पर्चा अपनी मर्जी का करा लो, ये तो हाल है। हमने तो ये भी कह दिया था जी आप PTI वाले खुद लगा लें, वजीराबाद में सिपाही वो लगा लें, मुहर्रर वो लगा लें, जो मर्जी कर लें, IGP उन्हीं का है, सारी हुकूमत ही उन्हीं की है। तो इसमें हमें वैसे भी मैं ये समझता हूँ जो कुछ लीडरशिप है PTI की, उनको जिम्मेदाराना बयान देना चाहिए। उनकी अपनी हुकूमत है, वो खुदा का खौफ करो। जो आपका हाल हुआ था 25 तारीख को, आपकी ज़बानें बाहर आई हुई थी और लाले पड़े हुए थे, तो ये शुक्र करो अल्लाह ताला का। ना शुक्री जो है ना अल्लाह को पसंद नहीं है। बाद में भी परवेज़ इलाही ने बताया कि FIR क्यों नहीं हुई थी। उसमें 2-3 टेक्निकल चीजें थी। एक तो बल्कि मैंने ही रोका था, आप किसी जज के खिलाफ नहीं FIR दे सकते, उनका अपना अदारा मौजूद है। आप किसी फौज के अदारे के खिलाफ आप नहीं दे सकते। अब सवाल यह है कि इमरान खान सच बोल रहे हैं, मोनिस इलाही सच बोल रहे हैं, या उस वक्त के DPO गुजरात सच बोल रहे थे। इमरान खान पर हमला किसने करवाया, इस हवाले से तहरीक इंसाफ मुतज़ाद बयानात देती रही और ख़ुद ही कन्फ्यूजन का शिकार हो गई। 4 जनवरी को इमरान खान के नाम से बोल TV पर यह खबर चली कि इमरान खान को कत्ल कराने का मंसूबा जनरल कमर जावेद बाजवा का था, ताकि मुल्क पर इमरजेंसी नाफिज की जा सके। इस खबर के बाद फवाद चौधरी ने ट्विटर पर बयान जारी किया कि इमरान खान से मंसूब बयान गुमराहकुन और सियाक़ो सबाक से हटकर है। वो कल GIT के इंकशाफात से मुतालिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हम तहकीकात के हतमी होने तक किसी पर इल्ज़ाम नहीं डाल सकते। मगर फिर दिलचस्प बात यह है कि फवाद चौधरी उसी दिन ही काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में ये कह चुके थे कि कुछ हल्के इमरान खान से जान छुड़ाना चाहते थे, और ये भी था कि अगर इमरान खान कत्ल हो जाते हैं तो पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगने से कोई नहीं रोक सकता। जो हल्के हैं वो पाकिस्तान में इमरान खान से जान छुड़ाना भी चाहते थे, और ये भी था पाकिस्तान के अंदर के एक अगर इमरान खान को असैसिनेट हो जाते हैं तो फिर पाकिस्तान में जो मार्शल लॉ है वो लगने से कोई नहीं रोक सकता था। अब मुल्क में मार्शल लॉ आर्मी चीफ लगा सकते हैं, और मार्शल लॉ वज़ीर आज़म और उसकी हुकूमत के खिलाफ लगता है, तो फिर शहबाज शरीफ और जनरल बाजवा दोनों एक साथ इस अमल में कैसे मुलविस हो सकते थे। आज़ादी। अल्लाह हाफ़िज़।